हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के बारे में। और वन शॉट वीडियो पूरा चैप्टर आज के आज ही खत्म कर लेंगे, अपना जो भी थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है और जो भी आपका इसमें प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है। तो आराम से देखो, 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे और एग्जाम में आता भाई साहब 4 नंबर का ही है और बहुत आसान सा चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज जो हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं बात करूं तो दो बेसिस होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। क्या है? एक तो आपका कैश बेसिस है और दूसरा एक्रूअल। तो भाई साहब कैश और एक्रूअल में डिफरेंस क्या है? तो कैश बेसिस का मतलब है कि वैसी अकाउंटिंग जो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करती है। तो आप बोलोगे यार ये तो गड़बड़ है, सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करना कोई सही बात है? एक बात बताओ, सपोज करो मेरे बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस होती है, तो कैश बेसिस ये बोलता है कि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। एक्रूअल क्या कहता है कि वी रिकॉर्ड बोथ ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो एक्रूअल वाला दोनों ही ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो मोस्टली जो सही प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्रूअल बेसिस में ही आता है, बट आपको कैश और एक्रूअल दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखो कैश बेसिस पहला, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्शन वेदर रिसीव और पेड। मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक ही मूल सिद्धांत है कि उस साल में पैसा आना और जाना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी पैसा हो। किसी भी साल को पैसा आया तो लिखेंगे, पैसा गया तो लिखेंगे। दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसमें साल से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 2019 की बात करूं, 19 में जहां जहां से पैसा है, चाहे 18 का है, चाहे 17 का है, चाहे 16 का है, पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। भाई साहब पैसा आया और गया तो लिख देंगे, नाम ही है कैश बेसिस। कैश आएगा तो लिखेंगे, कैश जाएगा तो लिखेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ये डिफरेंट है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, अगर हम 2022 की बात करें तो सिर्फ 2022 की ही बात करेंगे। जितना भी पैसा आना या आ गया या फिर आना बाकी, मतलब टोटल रेवेन्यू और उसके टोटल एक्सपेंस की बात की जाती है। चैप्टर 3 में एक्रूअल अजम्पशंस के बारे में पढ़ा होगा, समथिंग लाइक दैट। एक्रूअल अजम्पशंस से ही एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बना है। तो ये टोटल कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस की बात करता है। बट याद रखना है कि सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर की बात करता है। अगर 2022 की बात करो तो सिर्फ 22 को ही लिखेगा। कोई 21 की इंफॉर्मेशन है या फिर कोई 23 की इंफॉर्मेशन, तो उसको ये काउंट नहीं करता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में, तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ये तो मीनिंग हो गई। 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक, कैश बेसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक्रूअल बेसिस के एडवांटेज, एक्रूअल बेसिस के डिसएडवांटेज। 4 क्वेश्चन ही हो गए। बात पूछेगा व्हाट इज कैश बेसिस एंड एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, डिसएडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस। ऐसे 4 क्वेश्चन बन गए और एक दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस के साथ ही बाकी 4 क्वेश्चन की भी डिस्कशन हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, मीनिंग पता रहेगी आपको, ठीक है? तो ये रहा आपका डिफरेंस। तो मैं पॉइंट को सीधे सीधे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेचर मतलब किस तरह की ट्रांजैक्शंस को लिखता है। हो सकता है आपको ये पूरा अच्छे से दिख ना रहा हो, बुक का ये, तो आप बुक निकाल सकते हो। आपका चैप्टर 4 बुक निकालना, मैं आपको समझा रहा हूं तो आप बुक सामने रखो, तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी। क्योंकि थोड़ा छोटा होगा तो विजिबिलिटी हो सकती है कम हो, बाकी तो जब हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यू शुड यूज योर बुक। आप बुक का क्वेश्चन निकाल लो, समझ आपको पूरा बराबर आने वाला है, ठीक है? तो पहला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। और अगर मैं बात करूं कैश बेसिस की, तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो पहला क्या है? एक्रूअल। तो एक्रूअल में कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है, इसमें सिर्फ कैश रिकॉर्ड होता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ही होगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के एडजस्टमेंट की बात की, तो आप खुद सोचो, कैश बेसिस कहता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। आउटस्टैंडिंग से क्या लेना देना है भाई, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, इन सारी चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है नेट करंट ईयर की इनकम या खर्चा निकालने के लिए, ठीक है? तो एक्रूअल बेसिस में एडजस्टमेंट्स होती है और कैश बेसिस में एडजस्टमेंट्स नहीं होती है। क्लियर बात? अगला प्रॉफिट और लॉस। आप खुद बताओ कौन सही प्रॉफिट लॉस बताएगा। बोलोगे सर एक्रूअल बेसिस में पूरी बात लिखी जाती है, तो सही तो वही होना चाहिए, बिल्कुल यही बात है। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो करता है फाइनेंशियल ईयर का, बट कैश बेसिस अकाउंटिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट चीजों को तो लिख ही नहीं रहा है, तो वो हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वहां पे सही प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता है।
टेक्निकल नॉलेज, देखो कैश बेसिस के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, क्या नॉलेज चाहिए भाई, कोई नॉलेज नहीं। तो कैश बेसिस डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज, बट accrual based accounting require technical knowledge for adjustment of outstanding, prepaid, advance, accrued, इन सब की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, तो इसके लिए उसमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगला लीगली, मतलब लीगल अगर हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, मतलब लीगली किसको एक्सेप्टेबल है, किसकी लोग क्या से, मतलब लीगल फॉर्म में, लीगल तो लीगल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कौन सा एक्सेप्टेबल है, तो आप खुद समझो। आप अगर कैश बेसिस से अकाउंटिंग किसी की देखो तो बोल के यार ये तो सही प्रॉफिट होता है, कैसे मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट, सेम लीगल में भी यही है। तो लीगली जो एक्सेप्टेबल वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी 2013, बट ये नॉट, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने प्रिंसिपल ही पढ़ लिया था एक्रूअल अजम्पशंस, और कैश बेसिस एक्रूअल अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है ना। तो लीगली एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं, लीगली जो रिकॉग्नाइज्ड है वो है कौन सा वाला, एक्रूअल, कैश वाला नहीं है। अगला है एक्सेप्टेबिलिटी, किसको आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपके दिमाग में सर मैं तो एक्रूअल को एक्सेप्ट करूंगा कि सही प्रॉफिट लॉस बताता है, लोग भी ये करते हैं। एक्रूअल बेसिस आर मोर एक्सेप्टेबल, कैश बेसिस लेस एक्सेप्टेबल। अगला है रिलायबिलिटी, भरोसे लायक, तो कौन सा है भरोसे लायक, तो आप बोलेंगे सर मेरा तो भरोसा एक्रूअल पे होगा, हर बंदे का एक्रूअल पे ही होता है। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग आर मोर एक्सेप्टेबल और रिलायबल, कैश बेसिस अकाउंटिंग आर लेस रिलायबल या एक्सेप्टेबल। और सुटेबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुटेबल, देखो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो वो तो हर एक बिजनेस के लिए सुटेबल है, कोई भी बिजनेस कर लो सुटेबल है, सही प्रॉफिट लॉस बताएगा। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहीं सुटेबल होता है, यस, कैश बेसिस अकाउंटिंग सुटेबल है फॉर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर। जैसे एक बात बताओ, आप सपोज डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते क्या होता है, सबसे पहले आप वहां पे पर्ची कटाते हो, पैसा भरते हो, कब ऐसा होगी डॉक्टर साहब कल पैसा ले लेना, कभी नहीं होता, हम पहले पैसा जमा करते हैं। मतलब प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वहां पे आपको पहले अपनी सर्विस प्रोफेशनल फीस देनी पड़ती है, तभी वो आपको देखता है। तो उन केसेस में क्या होता है, उधार वाला सीन नहीं होता, कैश में ही सारी ट्रांजैक्शन होती है। तो वैसे बिजनेस जहां पे सारी चीजें कैश में होती है, उसकी सीधी बात है ना, कैश वाला सेटेबल है, क्योंकि क्यों मेहनत करना है, एक्रूअल की अजम्पशन, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, सब चीजों को याद रखना, क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, सुटेबल होता है। तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर दिख रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखो अब डिफरेंस याद रखने से लिख लिया, अब ध्यान समझो, अगर आपको डिफरेंस याद है तो आप एडवांटेज लिमिटेशंस भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले हम बात करते हैं अगर एक्रूअल की, तो एक्रूअल, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एंड एडवांटेज। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग वेयर दोज कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। अब एडवांटेज क्या है इसके भाई साहब, तो भाई सही प्रॉफिट लॉस दिखाता है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग शो सही करेक्ट प्रॉफिट लॉस, लीगली एक्सेप्टेबल है कंपनीज एक्ट में, मोर रिलायबल, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये सब इसके जस्ट क्या है एडवांटेज। लिमिटेशन भी तो पूछा था, डिसएडवांटेज क्या है, तो डिफिकल्ट मेथड है, रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, नॉट सुटेबल फॉर द प्रोफेशंस क्योंकि वहां पे कैश फ्लो सुटेबल है, कॉस्टली मेथड है, ये सब इसके लिमिटेशंस हो गई। तो कोई भी 2-3 लिमिटेशन आप जो के दिमाग में रहेगा लिख देना, अगर लिमिटेशंस आ गए या एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज है, लिमिट एडवांटेज आ गया। अब बात करते हैं कैश बेसिस, इसके भी तो आ सकते हैं। तो कैश बेसिस क्या है, जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। एडवांटेज क्या है, इजी मेथड है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब के एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, टीचर के लिए सुटेबल है। तो ये सब क्या इसके एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है, तो आप चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते, घपला हो जाता है बात कैश में। दूसरा और तो बहुत से लिमिटेशंस है, डिफिकल्ट क्या कहते हैं, आउट क्या लिमिटेशन ना, करेक्ट प्रॉफिट लॉस शो नहीं करता है आपका, लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, करेक्ट, ये सब इसके लिमिटेशंस है। जितनी कमियां गिनवा देना। तो अगर आप डिफरेंस याद रखते हो तो आप एडवांटेज लिमिटेशन भी उसी से बना सकते हो। तो कुल 5 क्वेश्चन है इसके थ्योरी के, दोनों में डिफरेंस, एडवांटेज और लिमिटेशन। मैंने आपको एडवांटेज लिमिटेशन बताया, उसके बाद भी आप बुक से पढ़ लोगे, आपको चीजें समझ आ जाएगी। कोई परेशानी होती है तो मैं हूं यहाँ पे बैठा आपके लिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं आएगी परेशानी, मुझे लगता है। और ये इसका थ्योरी पोर्शन इतना ही था। अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन उसको भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट। एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने, तो एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम यहाँ पे हमें रेवेन्यू इनकम निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला वही जो हम लगाते थे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैश बेसिस का मतलब होता है आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, चाहे वो किसी भी साल का हो, बस पैसा इस साल में आना चाहिए और इस साल से जाना चाहिए। और एक्रूअल बेसिस सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर को लिखता हूं, टोटल कितना आना चाहिए, मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना और क्वेश्चन करना। जैसे क्वेश्चन है देखते हैं, देखो लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 मोहन हैज कैश सेल, आपके पास क्या दे रखा है, कैश सेल दिया है, कितना कैश सेल 90,000। अब बोला है एंड क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, क्रेडिट सेल कितना भाई, तो 60,000।
हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 70,000, एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, बोला 70,000, आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू पे, इसमें क्या है कि 30,000 अभी पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो एक बात बताओ, अगर 70 का खर्चा और 30 पे करना बाकी, तो आपने पे कितना किया होगा, तो बोलेगा सर हमने 40 पे किया होगा। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। अब आपको बोला है कि फाइंड आउट इनकम कौन से बेसिस से, कैश बेसिस से। तो देखो मैं अगर मैं कैश बेसिस से बात करूं, मैं एक्चुअली भी बताऊंगा आपको, कैश बेसिस से अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कैश बेसिस क्या कहता है कि कितना कैश आया, तो कैश कितना आया 90,000 कैश सेल, क्रेडिट वाले तो लेंगे नहीं, और कितना पैसा गया तो 40 गया, और कहीं कैश है ये तो उधार है, तो 90 आया 40 गया तो 50,000 हो गया, बस खत्म। 90 आया 40 गया 50,000। वही अगर बोला होता है एक्रूअल बेसिस से, तो एक्रूअल बेसिस कहता है टोटल रिवेन्यू, तो टोटल देखो 90 ये और 60 दोनों ही रिवेन्यू, तो 90 60 1,50,000 का रिवेन्यू, और करंट ईयर का टोटल खर्चा तो 70,000 का खर्चा है, तो 90 माइनस 70 80,000 आ जाता है। समझ गए। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि आपको सिर्फ कैश से मतलब है, तो पहले साल में 90,000 कैश आया था और 40,000 गया, तो 90 माइनस 40 50,000 आंसर आ गया। एक्चुअली क्या कहते हैं कि आपको एक अकाउंटिंग ईयर की टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस लेना है, तो टोटल रेवेन्यू था 90 का कैश सेल, 60 का क्रेडिट सेल, यानी कुल मिला के 1.5 लाख का सेल हो गया, और जो एक्सपेंस है वो 70 का, तो 1.5 लाख माइनस 70,000 80,000 का आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है तो बढ़िया हो गया। इसमें देखो क्या क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना, पहले इधर इन्फॉर्मेशन लिखो फिर दोनों से कर देंगे। लिखा है विजय ए कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही अर्न 4 लाख आउट ऑफ विच रिसीव 350। देखो 4 लाख रुपए कमाया, अर्निंग दिया, अर्निंग कितनी है 4 लाख रुपए कमाया है, जिसमें से लिखा है कि 385 भाई साहब रिसीव हुए इसको, तो 350 रिसीव होने का मतलब है कि 50,000 मिलना बाकी, यानी अक्रूड है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, समझ गई बात। आगे देखो क्या, ही इनकर्ड एक्सपेंस 170 आउट ऑफ विच 40 आर आउटस्टैंडिंग। खर्चा भी दे रखा है कि एक्सपेंस कितना हुआ है, ये अर्निंग थी, अर्निंग मतलब इनकम, ठीक है, इनकम है, अर्निंग मतलब इनकम, ये खर्चा, तो 170 का खर्चा हुआ है भाई साहब, जिसमें से 40,000 क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। तो अगर 40 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 130 पे हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझना ध्यान से बात को। फिर लिखा है ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फी रिलेटेड टू, देखो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर की भी बात की जाए, प्रीवियस ईयर में भी हुआ, प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी अर्निंग है 45,000 रुपए मिला है, और जेब से खर्चा कितना गया है, एक्सपेंस हुआ है भाई साहब 20,000 का। ये सब बात है पिछले साल की, ये इंफॉर्मेशन थी। अब बोला है कैश बेसिस से करो, और दूसरा बोला है अक्रूवल बेसिस से करो। तो पहले मैं अक्रूवल से करता हूं, तो ध्यान से देखना। अक्रूवल बेसिस से हमने पढ़ा है, अक्रूवल बेसिस से निकालने के लिए हमें लेना है करंट ईयर की टोटल इनकम। ये देखो ये प्रीवियस ईयर को तो भूल ही जाओ, क्योंकि अक्रूवल में तो ये आता ही नहीं है, सिर्फ करंट ईयर। तो ये है करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन। तो टोटल कितना आया है, तो बोलोगे सर 4 लाख की अर्निंग है, ऊपर भी था 4 लाख की अर्निंग है, और खर्चा कितना हुआ, तो सर 170 का खर्चा हुआ है, तो 4 लाख माइनस 1,70,000 2,30,000 आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर बात। और कैश बेसिस क्या कहता है, हमें सिर्फ कैश से मतलब है, चाहे किसी भी साल का हो, पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। तो देखो पहले आपके करंट ईयर का 3,50,000 आया, क्योंकि 4 लाख में से 50,000 नहीं आया था, और 170 में से 40 नहीं गया, नहीं 130 गया। उसके बाद आपके पास पिछले साल का भी 45, पिछले साल का लेंगे यहाँ 45 आया और 20 गया, बस जोड़ 350 350 395 395 में से 150 घटा दो, 350 में से 150 घटाओ 245, बस हो गया खत्म। तो कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यही है आपके अंदर दो ही तरह के क्वेश्चन है। इसमें देखो एक प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, कभी कभार हो सकता है याद है, वरना वो जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं कि कैश बेसिस में एक्रूवल बेसिस में डिफरेंस आ सकता है, या फिर किसी एक का एडवांटेज और लिमिटेशन आ सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही है, करो, कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ बैठे आपके लिए। वैसे मुझे लगता है इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आएगा, 1 शॉट का चैप्टर था, 12-15 मिनट का बना होगा, और आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। एक बार बुक से थ्रू ऑन कर लेना, कुछ क्वेश्चन दिखते हैं प्रैक्टिकल के तो वो कर लेना, बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।